तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, आपको याद है कि अपन लिखते हैं अपन माइनर। पहले तो हम अगर हम सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे, सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होता है, A12। ठीक है, मानो अगर मैंने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A मान लिया तो ये A12 और साथ में इसका कोफैक्टर ऑफ A12। अब बताओ सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, बताओ। स्मॉल सर A22 A22 और कैपिटल A22। फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, सर स्मॉल A32 हाँ स्मॉल A32 और कैपिटल A32। तो चलो सॉल्व करते हैं साथ में। तो A12 की जगह हम लिखेंगे x, स्मॉल A12 की जगह। अब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाओ तो बचा क्या आपके पास, वो लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1, बोलो आगे क्या लिखूं, 1 ZX 1 ZX XY 1XY, बिल्कुल सही है। इसके बाद A22 लिखवाओ, A22 क्या है, y है। A22Y। अब आप सेकंड रो यस सर, सेकंड कॉलम हटाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाओ और क्या बचेगा। 1 YZ 1 XY। अच्छा एक बात बताओ कि जब हम ये यस सर, A12 की बात कर रहे हैं तो 1+2 क्या होता है, 1+2 तो ऑड होता है ना, 1+2 तो ऑड यस होता है सर, ना। जो माइनस ये आएगा। हाँ तो ये 1 2 है ना, तो 1+2 तो ऑड होता है, तो 3 होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो बाहर हम माइनस साइन लगा देते हैं इसके। जो इसका यस जो ये कैपिटल A12 है वो नेगेटिव आने वाला है, तो वो माइनस साइन हमने बाहर लगा दिया। ऐसे ही A22 तो पॉजिटिव आएगा, तो उसको तो एज इट इज रख देते हैं। तो हमने लिखा A22 में सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटाया। इमेजिन करो हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाया तो बचा हमारे पास 1YZ और थर्ड रो का हमारा 1XY। ठीक है, अब बताओ A32 क्या है, A32 तो Z है। और अब कैपिटल A32 बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, 3+2 नेगेटिव। नेगेटिव, तो यहाँ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगा दिया। अब आप थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटा दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाने के बाद बचेंगे क्या, 1YZ 1ZX। ठीक है ना। और अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, -x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बचा कि आपने लिखा XY माइनस ZX, और यहाँ पे y एज इट इज XY और माइनस YZ। इसके बाद माइनस Z और ZX माइनस YZ। अब बताओ कॉमन क्या है, पहले ब्रैकेट में कॉमन है x, तुमने लिखा -x², है ना। और यस सर, बल्कि मैं तो कहता हूँ -x² लिख देंगे तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, हमें फैक्टर्स तो मिलेंगे नहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि अपन क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -x²y, यस सर, फिर दूसरा हो जाएगा +x²z। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म क्या आ जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा XY², XY और अगला टर्म हो जाएगा -y²z, Y2Z और उससे अगला टर्म हो जाएगा -z²x, और लास्ट हो जाएगा +yz²। ठीक है ना। अब जब टर्म्स ऐसे हो जाते हैं तो साइक्लिक ऑर्डर में इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और अब हम साइक्लिक फैक्टराइजेशन भी समझेंगे, नई चीज़ है ये, पर बहुत कम काम आती है ये, पर फिर भी यहाँ पे का बात आ गई है तो अपन कर लेते हैं डिस्कस। क्या होता है साइक्लिक फैक्टराइजेशन, सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल सिलेक्ट करो, उसको डिक्रीजिंग पावर में लिखो। तो जैसे मैंने वेरिएबल x पहले सिलेक्ट किया तो x की जो पावर 2 वाली टर्म्स हैं वो एक साथ लिख दो, तो मैंने ये एक साथ लिख दी, -x² और +x²z, ये मैंने साथ में लिख दी x² वाली टर्म। फिर उसके बाद x की पावर 1 वो वाली टर्म्स लिखो, तो वो वाली टर्म्स तो एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं xy² और माइनस और z²x। अब इसमें अगला लिखेंगे टर्म जिसमें x है ही नहीं, तो x की पावर 2 वाली टर्म्स, फिर x की पावर 1 वाली टर्म, फिर जिसमें x नहीं है वो टर्म्स लिखेंगे। तो वो कौन कौन सी टर्म है, वो है हमारे पास yz² माइनस y²z। यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको। यस सर। हाँ, तो अब हमें पहले वाले ब्रैकेट में से x² कॉमन निकालने क्या,
चलो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, पहले पॉजिटिव टर्म लिखो, जेड माइनस वाई लिख दें क्या, जेड माइनस वाई, और दूसरे में बताओ कॉमन निकालेंगे x तो बचेगा क्या, y माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और लास्ट वाले में कॉमन क्या आएगा, वाई जेड कॉमन बचेगा z माइनस वाई। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। अब अपन ना साइक्लिक ऑर्डर में अगर लिखें तो मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ एक्स वाई जेड, या तो मैं एक्स माइनस वाई लिखना चाहता हूँ या वाई माइनस जेड या जेड माइनस एक्स। तो पहला वाला टर्म तो हमारा इसमें जेड माइनस वाई है, पर हमें चाहिए वाई माइनस जेड, तो मैंने माइनस कॉमन निकाला और एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड कर दिया इसको। ऐसे ही इसके फैक्टर्स कर देते हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के, तो एक हो गया वाई माइनस जेड, एक हो गया वाई प्लस जेड, और लास्ट में हमने माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड हो जाएगा, माइनस वाई जेड और वाई माइनस जेड। तो अब हम आराम से वाई माइनस जेड को कॉमन निकाल सकते हैं। तो वाई माइनस जेड कॉमन निकाला, बचा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, और लास्ट में क्या बचा, माइनस वाई जेड, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इनको फिर ब्रैकेट को खोल लो, ब्रैकेट को खोल लो, ये बाहर वाला तो रहने दो अलग से, वाई माइनस जेड, अंदर वाले को खोल लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अगला टर्म हो जाएगा प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड और फिर माइनस वाई जेड, ये आ गए। अब पिछली बार हमने x की डिक्रीजिंग पावर में लिखा था, अब और कोई वेरिएबल चूज कर लो, आप चाहो तो z, चाहो तो y वाले टर्म सिलेक्ट करो और उनको डिक्रीजिंग पावर में लिखो। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं y किस किस में है, y इसमें है, y इसमें है, तो y की पावर 1, y की पावर 2 वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो y की पावर 1 वाला टर्म हमने ले लिया एक्स वाई और माइनस वाई जेड, ये दोनों साथ में रख दिए, इसमें y की पावर 1 है, और बाकी दोनों टर्म जिसमें y नहीं है वो बाद में लिख देते हैं, एक्स जेड और माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख दिया हमने। यहाँ तक समझ में आया क्या? पिछली बार हमने क्या किया था, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखा था, पिछली बार हमने डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में कैसे लिखा था, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, और इस बार क्या लिख रहे हैं, y की डिक्रीजिंग पावर, दूसरा वेरिएबल चूज कर लिया, एक फैक्टर कॉमन आ गया, अब y की डिक्रीजिंग पावर्स, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बताओ पहले ब्रैकेट में कॉमन क्या है, y। हाँ, तो हमने निकाला y, तो बचा हमारे पास x माइनस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में कॉमन क्या है, x, तो बचेगा z माइनस एक्स। अब अगर साइक्लिक ऑर्डर में जाऊं तो मुझे तो z माइनस एक्स चाहिए, मुझे तो x माइनस जेड नहीं चाहिए, तो मैं पहले वाले ब्रैकेट को कैसे लिख दूंगा, पहले वाले ब्रैकेट में माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस वाई और इसको लिख दिया z माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट को एज लिख दो z माइनस एक्स। ये पता लग गया ना z माइनस एक्स क्यों लिखा मैंने, मुझे लिखना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, इस ऑर्डर में लिखना है, साइक्लिक ऑर्डर में। तो बताओ अब z माइनस एक्स में कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, देखना y माइनस जेड तो था ही, z माइनस एक्स भी हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, बचा हमारे पास x माइनस वाई। x माइनस y। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, यही हमको लाना था, सिंप्लीफाई करके हम ये ले आए, ये आंसर है हमारा। तो ये किसका आंसर है भाई, जो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, 1 1 1 एक्स वाई जेड और वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, इसको सॉल्व करने से ये आया। पर इसका बहुत शॉर्टकट मेथड हम सीखेंगे जब हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके अलावा 4.4 एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो बताओ, 4.4 में कोई और डाउट नहीं है, 4.1 में भी कोई डाउट नहीं है, है ना। तो आज हम फिर अगली एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो एक्सरसाइज करेंगे आज हम एक तो 4.5 और साथ में टाइम बचेगा तो 4.3, ठीक है। तो 4.5 और 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको मुझे हेल्प करना है, फिर से मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, पिछली बार हमने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 4.4 से, उसमें हमने माइनस और कोफैक्टर बनाए थे। ये देखो ये लिखा है मैंने बी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 10435 -1 012, ये ना
तो ये रहा 104 35 माइनस 1012, इसके हमने माइनस और कोफैक्टर निकाले थे, ठीक है ना। तो और इसका डिटर्मिनेंट भी निकाला था हमने, तो माइनस देखो M11 M12 ये सब तैयार कर लिया था, और हमने इस मैट्रिक्स को B माना, तो इसके कोफैक्टर हमने B11 B12 ये सारे निकाल लिए थे हमने। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो क्या आई थी, 23 आई थी, दिख रहा है ऊपर फर्स्ट लाइन में। हमने एक बार फर्स्ट रो से निकाला था, और एक बार हमने निकाला है किससे, दूसरी बार हमने कौन से कॉलम से निकाला है बताओ, B13 B23 B33, कौन सा हो गया भाई ये, हाँ जी थर्ड कॉलम से, एक बार फर्स्ट रो से एक बार थर्ड कॉलम से, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, 23 आया। तो इसी को यूज़ करते हुए मैं आपको 4.5 एक्सरसाइज समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं फिर से यहाँ पर मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ और उसके कोफैक्टर्स लिख रहा हूँ। तो एक बार मैट्रिक्स बी, किसी के पास बुक है तो मुझे मैट्रिक्स बी बता सकते हो क्या, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट बताओ। हाँ फर्स्ट सर, बताओ, फर्स्ट रो क्या थी, 104। 104, सॉरी एक मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ, हाँ इसको कर देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसको लिख देते हैं इस तरह से 104। हाँ जी नेक्स्ट रो, 35 माइनस 1 35 माइनस 1 012। 012, ठीक है। तो अब इसके बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी, तो वो ऊपर तो डिटर्मिनेंट लिखा है मैंने, पर इसको मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है ना, मैट्रिक्स बी। तो वो क्या है, तो वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो B11 कैपिटल B11 तो आया 11, फिर B12 आया -6, B13 आया 3, और B21 22 23 4 2 -1, तो यहाँ लिख देते हैं 4 2 -1, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी रो क्या होगी, B31 B32 B33 -20 13 और 5, -20 13 और 5, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, याद है किसी को, ट्रांसपोज यस सर, ऑफ, रोज और बताओ। कॉलम एक्सचेंज। हाँ कॉलम और रोज को एक्सचेंज कर देते हैं, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं इस मैट्रिक्स को वापस लिख रहा हूँ और उसके ऊपर डैश लगा देता हूँ, यानी 11 -6 3, और फिर 4 2 -1 -20 13 और 5। तो ये हो गया मेरा एडजॉइंट ऑफ बी। तो कैसे मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से मिलेगा। तो ट्रांसपोज कर देते हैं इसको और हमारा मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ बी तैयार हो जाएगा। तो जो फर्स्ट रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, 11 -6 3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 4 2 -1 हो जाएगा, 4 2 -1, और थर्ड कॉलम हो जाएगा -20 13 और 5। ये हो गया मेरा एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हमने इसमें सीखना था, तो हमने एडजॉइंट सीख लिया। तो देखो हमने फिर से कोफैक्टर नहीं निकाले, हमने कोफैक्टर पिछले एक्सरसाइज में सीखे थे 4.4 में, तो 4.5 में हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट निकालना सीखना है, वो सीख लिया। अब डिटर्मिनेंट भी हमने पिछली बार निकाल ही लिया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ रहा था, वो हमने अभी चेक किया कि वो 23 आ रहा था। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं ए इनवर्स। यानी अभी तो ये ए, मैंने मैट्रिक्स ए लिया, तो अगर बी लिया होता तो बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी साइड में लिख दो, और उसके बाद लिख दो ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ बी। तो चलो इसको लिखते हैं अपन कि बी इनवर्स क्या आया। तो हम लिख रहे हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू पहले 1/23 और फिर
यहाँ लिखेंगे 11 4 माइनस 20, सेकेंड रो -6 2 13 और 3 -1 5। तो ये इन्वर्स निकालने का दूसरा तरीका। पिछली बार हमने थर्ड चैप्टर में मैट्रिसेस में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि इन्वर्स निकालना, और कैसे निकालने सीखा था इन्वर्स, ट्रांसफॉर्मेशन से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो हमने पहले सीखा था। और अब हमने कैसे सीखा है इन्वर्स निकालना, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट से सीखा है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका आपने सीख लिया इन्वर्स निकालने का। अब सर हमें कैसे पता कि ये इन्वर्स ही है, तो देख लो भाई, आप अगर b इंटू बी इन्वर्स करोगे तो क्या आना चाहिए पता है आपको, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो, ये आई आने वाला है। तो करेंगे इसको एक बार मल्टीप्लाई, चेक करेंगे इसको, बोलो भाई। Yes, sir. 11 माइनस 6 3, पहली रो बता रहे हो आप फिर से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11 कितना बताया था, -6 3 -6 3, सेकेंड रो बताओ, 4 2 -1 4 2 -1 -1 -20 13 -20 13 5 5, ठीक है। एक बार आपने बता दिए, बिल्कुल सही है, 4 2 -1 और ये सब। अब अपन ये इन्वर्स भी लिख लेते हैं। तो ये b लिख दिया, b इन्वर्स, तो 1/23 आप चाहो तो इस तरफ लिख सकते हो। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि b इन्वर्स इंटू बी भी आई होता है और b इंटू बी इन्वर्स भी आई होता है। तो 1/23 बाहर लिख दिया और यहाँ लिख दिया 11 4 -20 -6 2 13 और 3 -1 5। तो मैंने ये दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखो आइडेंटिटी आने वाला है 1/23, और अब आप मल्टीप्लाई करवाओ। तो मुझे चाहिए, अब बताओ, ये भी 3/3 मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 मैट्रिक्स है। तो पहले बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या इसका, Yes, sir. यस। यस सर। तो और मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसा आएगा, कौन सा ऑर्डर होगा, 3/3 3 cos 3। बिल्कुल सही है। तो अपन को अब पहला एलिमेंट निकालना है 3/3 का, तो कैसे निकालें, फर्स्ट रो को first row और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा भाई, 11 11 जा तो 121 दिख रहा है मुझे, है भाई। और आगे 6 6 जा तो +36, ये तो नहीं लग रहा मुझे कि आने वाला है। 3 3 जा 9, ऐसा आ रहा है। तो एक बार कोई चेक करके बताएगा पीछे आंसर से हमने इन्वर्स निकाला है, पता ये तो इन्वर्स। तो यहाँ हमने गलती क्या करी थी, ये बी मैट्रिक्स की जगह हमें क्या लिख दिया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिया था, जबकि हमको क्या लिखना है, b इंटू बी इनवर्स। तो b हमने सही कर दिया। अब इसको 104 3 5 -1 सेकेंड रो और 0 1 2। अब हमको पहला एलिमेंट निकालना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 11 1 11, 0 इंटू -6 इज 0 और 4 इंटू 3 इज 12। तो 11 + 0 + 12 23 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स आने वाला है लास्ट में, तो क्या आने वाला है, 23 0 0 और फिर उसके बाद 0 23 0 और 0 0 23। और अगर हम हर एलिमेंट को 23 से डिवाइड कर दें तो बताओ क्या आने वाला है, ये बन जाएगा आइडेंटिटी 1 0 0, हाँ 0 1 0 और 0 0 1। तो इस तरह से हमने देखा कि b इंटू बी इन्वर्स करोगे तो आइडेंटिटी आ रहा है, आई आ रहा है थर्ड ऑर्डर का। तो अपन चलो चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 2 से किया 0, 4 इंटू -1 इज -4, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0 आ गया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो कि 1 इंटू -20 इज -20, 0 इंटू 13 इज 0, 4 5 इज +20। तो देखो फिर से 0 आ गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, कौन बता रहा है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, क्या क्या आएगा, बोलो। 3 इंटू 11 33, फिर 5 इंटू -6, 5 इंटू -6 इज -30,
और -1 इंटू +3 इज -3, तो फिर से 33 - 33 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कौन हेल्प कर रहा है, जल्दी बताओ। 12 So plus 12 10 हाँ, 12 + 12 10 plus 10 plus 1 plus 1। +1, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, तो सही है। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, -60 -6 plus 65 प्लस -5। 65, हाँ, और -5, बिल्कुल सही है। तो ये कट के फिर से 0 आने वाला है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना हो तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मेंटली करो। 0 इंटू 11 0, 1 इंटू -6 इज -6, और 2 3 इज +6, तो फिर से 0 आ गया। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो बताओ क्या आएगा, 0 plus 2 -2। 0 + 2 और -2, फिर से 0, और लास्ट बताओ, -0 0 0 13 plus 13 10 और +10, तो 23 आ गया। तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। तो देखो, तो हमने ये भी चेक कर लिया कि b इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आई। तो हमने इस एक्सरसाइज के लिए क्या हमने सीखा 4.5 के लिए, कि कैसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं, और ट्रांसपोज करने में एडजॉइंट बोल दिया, एडजॉइंट को फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं तो हमें ए इनवर्स मिलता है। तो ये हमने इस एक्सरसाइज में सीखा। फिर से समझा दीजिए, हाँ जी बेटा। स्टार्टिंग से रिपीट करिए सर। अच्छा, एक बार फिर से रिपीट कर दें, ठीक है, एक बार हाँ फिर से रिपीट कर लेते हैं तो जल्दी से समझ लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पिछली बार क्या किया था, एक्सरसाइज 4.4 करी थी, ये रही एक्सरसाइज 4.4, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना था, माइनर और कोफैक्टर निकालने थे। तो हमने माइनर और कोफैक्टर पिछली बार निकाले थे, वही माइनर और कोफैक्टर यूज़ करके हम इसी मैट्रिक्स का, मतलब ये डिटरमिनेंट दिया ना, इसी को मैंने मैट्रिक्स बना लिया और इसी का फिर इन्वर्स निकाल के दिखाया आपको। तो वैसे तो इसको बोला है कि इसका कोफैक्टर्स और माइनस निकालो, और हमने डिटरमिनेंट भी निकाला था, डिटरमिनेंट 23 आया था। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कहाँ किया है, ये रहा, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, और उसमें हमने मैट्रिक्स को या डिटरमिनेंट को बी माना है। तो हमने ये सारे फिर माइनस लिख लिए, M11 M12 M13, तो ये माइनस है। M11 11 आया, M12 6 आया, M13 3 आया, M21 -4। अच्छा ये बताओ कि माइनस बताने हैं क्या, कैसे निकालते हैं, या आता है माइनस निकालना, यस सर आता है। ठीक है सर ना। आता है। चलिए, तो माइनस हमने निकाल लिए M11 से लेकर और M33 तक। उसके बाद कोफैक्टर निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि ये याद रखना है कि CIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, CIJ इज इक्वल टू आई प्लस -1 रेज पावर I+J MIJ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम सारे कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब क्योंकि मैंने इसको मैट्रिक्स को B नाम दिया है, तो हम इसको B11 B12 कोफैक्टर्स का ये नाम देंगे। और क्योंकि ये कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर का वर्ड C से शुरू होता है, तो कई बुक्स में ना C से दिए हुए हैं कोफैक्टर्स, तो C11 C12। तो क्या ध्यान देना है कि इसमें माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनर के आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है कि माइनर के जो सफिक्स हैं 1 1 1 2, इनका जो सम है, अगर ये इवन आ रहा है तो कोफैक्टर और माइनर में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। -1 की पावर 1 + 1 M11, तो वो तो वही रहेगा 11, पर -1 की पावर 1 + 2, वो तो यहाँ पर तो ऑड हो गया ना, तो यहाँ तो +6 आया था M12, पर C12 जो है वो -6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए, C11 C12 C13 सारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर सर निकालने, माइनस निकाल के हाँ जी बताओ। सर माइनस निकाल के अगर अपन कॉर्नर एलिमेंट्स को के साइन चेंज कर दे तो भी तो कोफैक्टर ही आ जाएगा। नहीं देखो बेटा, ये जो आप बता रहे हो ना, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए सही है, मैं आपके उस पर 2x2 मैट्रिक्स पे आऊँगा अभी, ठीक है, पर 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नहीं सर, अगर ये मैं कॉर्नर आप एलिमेंट है जो मैं आपको है ना दोनों चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बी मैट्रिक्स भी दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ कोफैक्टर मैट्रिक्स भी दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने है मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बना देता हूँ डिटरमिनेंट की जगह में, ठीक है। तो ये मैंने मैट्रिक्स बी बना दिया, इसको रब कर देता हूँ और डिटरमिनेंट की जगह मैं इसको मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ। अब बी में, और अब आप बी कंपेयर करो और कोफैक्टर का मैट्रिक्स कंपेयर करो,
ये हमारा बी मैट्रिक्स है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो कहाँ कौन से साइन चेंज करने की बात कर रहे हो नो आप? सर, ये नहीं बोल रहा हाँ बताओ। सर, माइनर्स निकाल के और हाँ कॉर्नर एलिमेंट के साइन चेंज कर दे तो कोफैक्टर हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं आपको इस पे बिल्कुल सही बात है आपकी, तो मैं इसको यहाँ पे समराइज कर देता हूँ कि साइन कैसे चेंज होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट कैसे चेंज होते हैं। तो यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस, सर फिर प्लस बनेगा बीच में, माइनस प्लस माइनस, और फिर से प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस। तो ये साइन चेंज ऐसे होंगे। मानो हमने माइनर लिखे, पर माइनर के आगे कहाँ कहाँ माइनस लगाना है वो मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ यहाँ माइनस लगाने हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या है। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो इसकी पोजीशन है A12, क्योंकि ये ऑड आ रहा है ना, 1 + 2 3 होता है तो ऑड हो रहा है। ऐसे इसकी पोजीशन है A21, तो ये भी 2 + 1 3 आ रहा है, तो ये है A23, तो यानी 2 + 3 5 होता है, और ये A32 ये भी 5 होता है। तो ये जो ऑड वाले टर्म्स हैं इनके साइन चेंज होंगे, बाकी सब तो इवन है ही, ठीक है ना, तो उनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम ये समझें कि इन चारों पॉइंट्स के साइन चेंज होंगे, बाकी किसी के चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। यस जब हाँ माइनर से कोफैक्टर जब बनाएंगे, ये बिल्कुल सही है, आपने बताया, तो हमने इसको समराइज कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट कैसे निकलेगा। एडजॉइंट ऐसे निकलेगा कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लिया है ना, तो उसका उसका ट्रांसफर। हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। तो ट्रांसपोज निकाला तो जो पहली रो थी उसको पहला कॉलम बना दिया, तो ये बन गया हमारा ट्रांसपोज। सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना के ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट भी तैयार हो गया। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, आपका फॉर्मूला है ए इन्वर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, पर हमारा ये मैट्रिक्स बी है तो बी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इस तरह से हमने ये इन्वर्स निकाल लिया, और इन्वर्स निकाल लिया 1/23 बाहर, 23 तो डिटरमिनेंट है, और ये बाकी हमारा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम चेक कर रहे हैं कि इन्वर्स है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया, बी मैट्रिक्स को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/23 बाहर रख दिया और मल्टीप्लाई करके देखा तो ये सारा क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो निकाला है आंसर बिल्कुल सही है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर।